वैसे आइडिया इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होकर अगर आप सोचेंगे तो आई थिंक आइडिया इससे बेहतर हो सकता है। बहुत बार आपने लोगों के मुंह से क्रिएटिव वर्ड सुना होगा, और इस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप शायद बोलेंगे कि आर्टिस्ट, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, एनिमेटर्स, ये सब क्रिएटिव लोग होते हैं। आपको शायद वेब डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स भी क्रिएटिव लगते हैं, जबकि लॉयर्स, साइंटिस्ट और सीईओ नहीं। या शायद आप बोलेंगे कि मैं भी क्रिएटिव नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्रिएटिविटी के पीछे क्या है कहानी, ये जानेंगे आज हम इस ऑडियो बुक समरी में। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, जिसे लिखा है टॉम कैली और डेविड कैली ने। मान लीजिए आपके पास एक पेपर का टुकड़ा है। अब इसमें सेम साइज के 30 यानी कि 30 सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं। पर आपको सर्कल्स ऐसे ड्रॉ करने हैं कि इससे कोई ऑब्जेक्ट बन सके। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे क्लॉक, बॉल, फिश टैंक या कोई स्टॉप का साइन, कुछ भी। आप चाहो तो 3 मिनट में जितने चाहे सर्कल्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप सारे 30 सर्कल्स को फिनिश नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने इन सर्कल से इमेज क्या बनाई? कोई नॉर्मल सी चीज जैसे बास्केटबॉल या सॉकर बॉल, या फिर कोई फनी चीज जैसे प्लैनेट, कुकी, पिज्जा या हैप्पी फेस। तो इन 30 सर्कल से आप कोई बड़ी इमेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे ट्रैफिक लाइट, या आप कुछ भी बना सकते हो। कोई रूल फिक्स नहीं है। इन 30 सर्कल से आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपको भी स्कूल में होते हैं, जहाँ पर आपको इस टाइप के टास्क दिए जाते हैं। डेविड कैली ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी थी। अगर बिजनेस के लिए बी स्कूल्स है तो डिजाइन थिंकिंग के लिए डी स्कूल है। यहाँ डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं जिन्हें क्रिएटिव कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम क्रिएटिव है ही नहीं तो क्रिएटिव कैसे बना जाए, यहाँ पर डेविड और टॉम कैली का मानना है कि हर कोई क्रिएटिव बन सकता है। चाहे आप जिस किसी भी फील्ड में हो, जो भी जॉब करते हो, किसी भी पोजीशन पर हो, आप अपने टास्क को क्रिएटिव बना सकते हो। जब आप अपने जॉब में कोई न्यू आइडिया या सोल्यूशन लेकर आते हो जिससे लोगों को बेनिफिट हो, तो ये भी आपकी क्रिएटिविटी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा टूल या सिस्टम क्रिएट किया जो यूज करने में ज्यादा आसान हो, अफोर्डेबल हो, प्रोडक्टिव हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी मानी जाएगी। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस हमारे अंदर न्यू आइडियाज डिजाइन, क्रिएट करने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी का नाम है। हम में से ज्यादातर लोग अपने रूटीन जॉब में बिजी रहते हैं, इसीलिए जो भी स्ट्रेटेजीज या सिस्टम है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर कोई बेहतर सोल्यूशन मिले तो क्या अच्छा नहीं है? अगर कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडिया मिल जाए जिससे सबको फायदा हो, तो इस समरी में आप जानेंगे कि क्रिएटिव कॉन्फिडेंस हमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देती है। और कैसे देती है, उसके लिए शुरू करते हैं हम इस जर्नी को। और सबसे पहले बात करते हैं फ्लिप, यानी डिजाइन थिंकिंग से क्रिएटिव कॉन्फिडेंस तक। तो डग डाइटीज जनरल इलेक्ट्रिक में 24 सालों से काम कर रहे हैं। आजकल उन्हें जीई हेल्थ केयर के लिए इमेजिंग सिस्टम डेवलप करने का असाइनमेंट मिला है। ये कंपनी का $18 बिलियन डिवीजन है। डग को न्यू हाईटेक एमआरआई मशीन फिनिश करने में 2.5 साल लगे। हर यूनिट में कई $million का खर्चा आया। डग उस हॉस्पिटल में विजिट के लिए गए जहां पर फर्स्ट यूनिट इंस्टॉल की गई थी। वो एमआरआई टेक्नीशियन से मिले और उनसे पूछा कि आपको ये मशीन कैसी लगी। डग ने उन्हें प्राउडली ये भी बताया कि ये मशीन इंटरनेशनल डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। ये अवार्ड डिजाइन अवार्ड्स का ऑस्कर्स माना जाता है। लेकिन डग की बात सुनकर टेक्नीशियन ने बस इतना बोला कि थोड़ा साइड हो जाओ। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आया जिसकी स्कैनिंग होनी थी। ये एक छोटी सी दुबली पतली लड़की थी जिसने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसे स्कैनिंग करवाते हुए काफी डर लग रहा था। मशीन काफी बड़ी और मेटल से बनी हुई थी। स्कैनिंग के लिए मशीन के अंदर जाना पड़ता था। जब उस बच्ची को एमआरआई के पास ले जाया गया तो वो रोने लगी। उसके पेरेंट्स उसे हिम्मत बंधा रहे थे, इसके बावजूद लड़की डर रही थी। इसी बीच एनेस्थियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और डग को पता चला कि छोटे बच्चे मशीन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए उन्हें एमआरआई मशीन के अंदर भेजने से पहले सिडेट कर दिया जाता है। और उसी पर डग को लगा कि उनका डिजाइन फेल हो गया है। हालांकि उन्हें अपने डिजाइन पर प्राउड था, पर जिन पेशेंट्स को रियल में ये प्रोजेक्ट यूज करना था, अगर ये प्रोजेक्ट उन्हें ही पसंद ना आए तो क्या फायदा। डग इस बात से बड़े निराश हुए कि उनकी ये मशीन छोटे बच्चों को डरा रही थी। कोई और होता तो शायद ज्यादा टेंशन नहीं लेता और अपने बाकी प्रोजेक्ट में लग जाता,
पर डग जानते थे कि उन्हें कुछ करना है। उन्हें उनके बॉस ने एडवाइस दी कि वो जाकर स्टैनफोर्ड की डी स्कूल से कोर्स करे। ये 1 हफ्ते का कोर्स था जिसे एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स बोला जाता है। डग इस बात को लेकर के थोड़ा डाउट में थे कि इस कोर्स से उन्हें बेनिफिट होगा या नहीं, पर अपने बॉस की बात मानकर वो ये कोर्स करने चले गए। डी स्कूल में डग ने क्रिएटिव कॉन्फिडेंस के बारे में सीखा। उन्हें ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन प्रोसेस के बारे में सीखने को मिला, जिसमें यूजर्स की नीड, उसके थॉट्स और फीलिंग्स को डिजाइन की नंबर 1 प्रायोरिटी माना जाता है। यानी जिन लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको उनके लिए एक्चुअल में एम्पैथी होनी चाहिए। डग ने ये भी सीखा कि किसी भी इंडस्ट्री में ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। डग ने डिसाइड किया कि वो अब ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना डरे। लेकिन डग ये भी जानते थे कि उन्हें एक और नई एमआरआई मशीन बनाने के लिए और फंडिंग नहीं मिल सकती। इसीलिए उन्होंने एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने पर फोकस किया और उसे एडवेंचर सीरीज नाम दिया। डग ने स्कैनर के अंदर कोई चेंज नहीं किया, बल्कि उसे बाहर से ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचा। सिर्फ व्हाइट और मेटल के बदले डग ने एमआरआई मशीन्स को पायरेट शिप्स या स्पेसशिप के डिजाइन में पेंट करवा दिया। उन्होंने कमरे की वॉल्स और सीलिंग भी डेकोरेट करवा दी। जिस मेटल बेड पर पेशेंट्स को लेटना होता था, उसे भी डेकोरेट करवा दिया। ये सारे इक्विपमेंट्स थीम का पार्ट बन गए। अब जो नई स्कैनर मशीन बनकर तैयार हुई, वो बच्चों को बड़ी मजेदार लगती थी। उन्हें लगता था कि जैसे वो किसी डरावने मेडिकल प्रोसीजर के लिए नहीं, बल्कि किसी अम्यूजमेंट पार्क की राइड के लिए जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका के अंदर बच्चों के हॉस्पिटल्स में 9 डिफरेंट एडवेंचर्स इंस्टॉल्ड किए गए। जब कोई बच्चा स्कैनर में एंटर करता है तो एमआरआई मशीन उसे एक्सप्लेन करती है कि वो चुपचाप लेटा रहे, क्योंकि वो एक समुद्री यात्रा पर जाने वाले हैं या फिर उनका स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाला है। इसीलिए अब स्कैनिंग कराने के लिए बच्चों को सिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी एनेस्थियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे खुशी खुशी मशीन के अंदर चले जाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्रोसीजर के लिए खुद से तैयार हो जाते हैं और ये बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, हॉस्पिटल और जीई हेल्थ केयर के लिए किसी विन विन सिचुएशन से कम नहीं है। डग का सबसे हैप्पी मोमेंट वो था जब उसने सुना कि एक छोटी लड़की पूछ रही थी, क्या मैं एक और बार एमआरआई स्कैन करा सकती हूँ? उस वक्त डग को 100% सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हुई और उस दिन के बाद से डग अपने हर प्रोजेक्ट में क्रिएटिव कॉन्फिडेंस और ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन अप्लाई करते हैं। अक्सर ये होता है कि प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम कहीं ह्यूमन टच छूट जाता है। हम सिर्फ टेक्निकल और बिजनेस साइड पर ही फोकस करते हैं। अब जरा एक वेन डायग्राम के बारे में सोचिए, जिसमें 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स हो। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी के लिए है, सेकंड वाला सस्टेनेबल बिजनेस के लिए और थर्ड है लोगों के साथ एम्पैथी की फीलिंग के लिए। डिजाइन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशंस को इन तीनों फैक्टर्स के बीच बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। ये एक ऐसे कॉमन स्पॉट पर हो जहाँ पर सारे सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हो, क्योंकि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का सीक्रेट यही है। तो फ्लिप के बारे में जानने और समझने के बाद अब बात करते हैं डेयर की, फ्रॉम फियर टू करेज। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप सांप से डरते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिट्स कहते हैं कि अपने फोबिया से छुटकारा पाने के लिए आपको एक बार सांप को छूकर देखना होगा। और बंडूरा का दावा है कि इस ट्रीटमेंट से एक दिन में ही आपका सांपों का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बंडूरा को इस फील्ड में 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो 87 के हैं, फिर भी अपने स्टैनफोर्ड के ऑफिस में काम करना पसंद करते हैं। जिन पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी फोबिया के साथ जी है और इससे छुटकारा भी पाया है, बल्कि उनके अंदर एक नई हिम्मत आई है। इस टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इमेजिन कीजिए कि आप बंडूरा के ऑफिस में हैं और आपको सांपों से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो पहले बंडूरा आपको बोलेंगे कि साथ वाले रूम में एक बोआ कंस्ट्रिक्टर है और आपको उस रूम में जाना है। ऑफ कोर्स आप यही बोलेंगे, क्या? नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको सांप के नजदीक ले जाएंगे। वहाँ एक वन वे मिरर है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक आदमी अपने गले में एक बोआ कंस्ट्रिक्टर लपेटे खड़ा है। बंडूरा आपसे पूछेंगे कि अब आगे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सांप इस आदमी के गले को चोक करके इसे मार डालेगा। लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता। बोआ कंस्ट्रिक्टर ऐसे ही उस आदमी के गले में पड़ा रहता है। इसकी लॉन्ग और मोटी बॉडी धीरे धीरे मूव करती है।
अब बंडूरा आपको उस रूम के डोर पर खड़े होने को बोलेंगे जहाँ पर सांप है। आपको बस दूर से देखना है। आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बंडूरा आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो अब तक आप सांप के कुछ स्टेप्स क्लोज तो आ ही चुके हो। अब आप सांप से सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर हो और सेशन के एंड तक आपको फाइनली सांप के पास जाकर उसे टच करने को बोला जाएगा। आप हिचकते हुए सांप को छू लेते हो। आप अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बॉडी को टच कर लेते हो और आखिर आपने वो कर ही दिया जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बंडूरा के ज्यादातर पेशेंट्स का फोबिया दूर हुआ है। कुछ महीने बाद जब वो दोबारा पेशेंट से मिलते हैं तो पेशेंट्स बताते हैं कि अब उन्हें सांपों से डर नहीं लगता। एक औरत को तो सपना भी आया था कि बोआ कंस्ट्रिक्टर उसे बर्तन धोने में हेल्प कर रहा है। उसे अब और सांपों के डरावने सपने नहीं आते। तो इस इलाज में होता क्या है? बंडूरा इसे गाइडेड मास्टरी बोलते हैं। इसका सीक्रेट है कि पेशेंट को पहले ऐसा टास्क दीजिए जो वो इजीली हैंडल कर सके, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा टास्क, जब तक कि वो अपना गोल ना अचीव कर ले, यानी एक टाइम में एक छोटा कदम। इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स ने बताया कि ना सिर्फ उनका फोबिया दूर हुआ है, बल्कि उन्होंने अपने बारे में नई चीजें भी डिस्कवर की है। अब उनके अंदर और ज्यादा हिम्मत आ गई है न्यू एक्सपीरियंस ट्राई करने के लिए, जैसे घोड़े की सवारी, पब्लिक स्पीकिंग या जॉब में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्होंने सांप को छुआ तो उन्हें लगा कि अब वो हर काम कर सकते हैं। इसी तरह क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में भी वन स्टेप एट अ टाइम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको क्रिएटिव बनने से रोक रहा है? क्या आप कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं? इसे फियर ऑफ फेलियर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सांप की तरह ही ये फियर तभी दूर होगा जब तक कि आप खुद इसे एक्सपीरियंस नहीं करते। इनफैक्ट क्रिएटिव जीनियस जैसे मोजार्ट और डार्विन अक्सर फेल होते रहते थे, लेकिन ये लोग इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इन्होंने फेल होने के डर से ट्राई करना नहीं छोड़ा। ये अपने गोल की तरफ और ज्यादा शॉट्स मारते गए। क्रिएटिव जीनियस फेल होते हैं पर ट्राई करना नहीं छोड़ते। सीक्रेट यही है कि आप अपनी मिस्टेक से सीखिए। फेलियर्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। जब भी थॉमस एडिसन फेल होते थे तो बोलते थे कि कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। वो पूरे दिन में जितने हो सके उतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, और यही वो चीज है जो लर्निंग प्रोसेस को फास्ट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। तो डेयर को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पार्क को, यानी कि फ्रॉम ब्लैंक पेज टू इनसाइट। लिनुस लिंग जैनचन, राहुल पनिकर और नागानंद मूर्ति ने डी स्कूल के डिजाइन फॉर एक्सट्रीम अफोर्डेबल कोर्स में एडमिशन लिया। इसे शॉर्ट में एक्सट्रीम कहा जाता है। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन डेवलप करने पड़ते हैं। इस टाइम इन्हें प्रोजेक्ट मिला था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक लो कॉस्ट इंक्यूबेटर डिजाइन करने का। अब टीम में कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट नहीं था। 2 लोग एमबीए के स्टूडेंट थे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और दूसरा कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो लिनुस, जैन, राहुल और नागानंद ने सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता करने के लिए गूगल सर्च किया और उन्हें पता चला कि हर साल 15 मिलियन बच्चे प्री मैच्योर और कम वजन के साथ पैदा होते हैं और इनमें से 1 मिलियन पैदा होने के 24 घंटों के अंदर मर जाते हैं। इनकी मौत का सबसे बड़ा रीजन होता है हाइपोथर्मिया, यानी बहुत ज्यादा ठंड से होने वाली डेथ। ये बच्चे कमजोर और छोटे पैदा होते हैं और इनकी बॉडी में इतना फैट नहीं होता कि इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी इनके लिए फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जितना ठंडा होता है। यही रीजन है कि प्री मैच्योर बेबीज को इंक्यूबेटर में रखने की जरूरत पड़ती है। हाइपोथर्मिया से होने वाली डेथ इंक्यूबेटर की मदद से रोकी जा सकती है, पर इंक्यूबेटर्स की कॉस्ट करीब $20,000 पर यूनिट पड़ती है। इंक्यूबेटर के कुछ पार्ट्स कम करके और सस्ता मटेरियल यूज करके टीम एक लो कॉस्ट इंक्यूबेटर बना सकती थी, पर उन्होंने ह्यूमन सेंटर डिजाइन को ध्यान में रखा। उन्हें मदर्स और उनकी न्यूबॉर्न बेबीज का पूरा ध्यान था। लिनुस नेपाल के एक सिटी हॉस्पिटल में गए, लेकिन उन्हें ये देखकर के हैरानी हुई कि वहाँ के ज्यादातर इंक्यूबेटर्स अनयूज्ड रखे हुए थे। डॉक्टर ने बताया कि जिन बच्चों को इंक्यूबेटर्स की रियल में जरूरत होती है वो ज्यादातर दूर दराज के छोटे छोटे गाँव में पैदा होते हैं। उनकी मदर्स न्यूबॉर्न बेबी के साथ इतनी दूर ट्रैवल करके हॉस्पिटल नहीं आ सकती। तो टीम ने रिमोट एरिया में रहने वाले मदर्स और बेबीज के लिए एक सोल्यूशन सोचा। एक सस्ते इंक्यूबेटर के बजाय उन्होंने एक नए आइडिया के बारे में सोचा। टीम अगर एक ऐसा डिवाइस क्रिएट करे जो मदर्स अपने घरों में यूज कर सके तो कैसा होगा। बस टीम ने दिमाग लड़ाया और एक प्रोटोटाइप्स क्रिएट किए जब तक कि उन्हें एम्ब्रास नहीं मिल गया। ये बेबी की एक छोटे स्लीपिंग बैग की तरह होता है। इसके अंदर एक पाउच है जो पैराफिन का बना है।
मदर को इसे बाहर निकालकर 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होता है। ये बेबी को पूरे 4 घंटे तक गर्म रख सकता है। तो इस तरीके से डिवाइस तो बन गया था और अब टाइम था इसे टेस्ट करने का। टीम इंडिया आई और उन्होंने एम्ब्रास को कुछ मदर्स पर ट्राई किया। महाराष्ट्र में उन्हें डिवाइस को इम्प्रूव करने के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पता चला। एम्ब्रास में एक एलसीडी थर्मोमीटर होता है जो मदर्स को पैराफिन पाउच को गर्म करने में गाइड करता है। राहुल ने अनाउंस किया कि उन्हें इसे 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा। सुनकर मदर्स हैरान रह गई। उन्हें लगता था कि वेस्टर्न मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर डॉक्टर मेडिसिन की एक चम्मच लेने को बोलता तो मदर सिर्फ आधा चम्मच अपने बेबीज को देती है। तो इसीलिए अगर पाउच को 37 डिग्री तक गर्म करने को बोला गया तो मदर सिर्फ 30 डिग्री तक ही गर्म कर रही थी। ये बात टीम के लिए एक आई ओपनर की तरह थी। तो आगे उन्होंने सोचा कि नंबर्स डिस्प्ले करने के बजाय थर्मोमीटर ओके इंडिकेट करेगा, जिससे कि पता चल जाए कि पैराफिन पाउच इस्तेमाल के लिए अब तैयार है। तो इस तरीके से एक्सट्रीम कोर्स खत्म हुआ। टीम प्रोटोटाइप बना चुकी थी, इसीलिए उनका काम अब पूरा हो चुका था। लेकिन ये प्रोडक्ट न्यू बॉर्न बेबीज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए राहुल ने कहा कि वो सिर्फ ये सोच कर के मूव ऑन नहीं कर सकता कि एम्ब्रास अब बहुत से बच्चों की जान बचा रहा है। भले ही वो लोग अपने अपने करियर में बिजी है, तो भी टीम ने डिसाइड किया कि वो लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे। लेकिन ये काफी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि वो लोग किसी मेडिकल डिवाइस को बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने फर्स्ट स्टेप उठाया और एक के बाद एक चीजें होती चली गई। 2010 में बेबी वार्मिंग डिवाइस को एबीसी न्यूज में दिखाया गया। इसमें निशा की स्टोरी शो की गई थी, जो बेंगलोर में पैदा हुई एक प्री मैच्योर बेबी थी। वो क्लिनिकल ट्रायल का एक पार्ट थी। एम्ब्रास ने उसकी लाइफ बचाई थी। उसके बाद से 4 लोगों की ये टीम 90 लोगों की कंपनी में बदल गई। ये लोग प्रोडक्ट के डिजाइन में लगातार सुधार करते रहे। ये टीम गांव और कस्बों के जरूरतमंद बच्चों तक पहुंची और उनकी जान बचाई। एम्ब्रास टीम ने बाकी देशों के एनजीओ के साथ भी पार्टनरशिप की है और अभी हाल ही में इन्होंने जीई हेल्थ केयर के साथ एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डील साइन की है। एम्ब्रास टीम ने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा और ना ही मेडिकल फील्ड का कोई एक्सपीरियंस। इस प्रोजेक्ट के शुरू में टीम की हालत किसी ब्लैंक पेज जैसी थी। लेकिन उनके अंदर ये स्पार्क आया कैसे? यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज है जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिएटिव बनो। यहीं से चीजें आपके लिए चेंज होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, एक ट्रैवलर की तरह सोचिए। चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए। न्यू आइडियाज के लिए अपना माइंड खोलने की जरूरत है। लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस की तलाश कीजिए। नंबर 3, मेडियोक्रिटी से ऊपर उठो। बेशक टाइम लगे पर एक्सप्लोर करो। नंबर 4, अपने कस्टमर्स से एम्पैथी रखो। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले खुद को कस्टमर्स की जगह पर रखकर सोचिए। उनकी तरह से देखने की, सोचने की और फील करने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, बने बनाए रूल्स को चैलेंज करो, सवाल करने की आदत डालो। इससे आपको प्रॉब्लम को गहराई से सोचने में मदद मिलेगी। तो स्पार्क के बारे में समझने के बाद इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं और बात करते हैं लीप, यानी कि फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन। अक्षय कोठारी और अंकित गुप्ता स्टैनफोर्ड के न्यू ग्रेजुएट्स हैं। अक्षय ने पर्ड्यू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जबकि अंकित ने आईआईटी से कंप्यूटर साइंस किया है। दोनों गीक टाइप के हैं, शर्मीले से लेकिन एनालिटिकल नेचर के हैं। अक्षय ने डी स्कूल के डिजाइन थिंकिंग बूट कैंप के बारे में सुना और डिसाइड किया कि वो ये कोर्स ज्वाइन करे। ये कोर्स उन्हें थोड़ा हटकर लगा, कॉलेज की रूटीन क्लासेस से एकदम अलग सा। और अंकित खुद मानते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम डी स्कूल आए तो उन्हें थोड़ा तो अजीब लगा था। हर जगह कलरफुल पोस्ट लगे थे और मैथ की तरह यहाँ सवालों का कोई सिंगल राइट आंसर नहीं होता। अपने फर्स्ट टास्क के लिए उन्हें एक न्यू रामेन एक्सपीरियंस डिजाइन करने को बोला गया। अक्षय ने एक कॉमन सोल्यूशन दिया, जबकि उनके क्लासमेट्स के पास बेहतर क्रिएटिव आइडियाज थे। उनमें से एक ने एक बड़े से स्ट्रॉ का आइडिया दिया, जिसमें से नूडल्स और सूप साथ में खाया जा सके। एक और क्लासमेट को एक स्पेशल कप का आइडिया आया, जिससे चलते चलते नूडल्स खाया जा सके। धीरे धीरे अक्षय और अंकित को और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने लगे। उन्होंने ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के बारे में भी सीखा, जो उनके लिए एकदम नया आइडिया था। और उन्हें प्रोडक्ट मेकिंग में एम्पैथी की इम्पोर्टेंस भी सिखाई गई। अब क्योंकि उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में मजा आ रहा था, तो अक्षय और अंकित ने डी स्कूल में एक और क्लास अटेंड करने की सोची।
लॉन्च पैड 4 महीने का प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को स्क्रैच से खुद की एक कंपनी शुरू करके उसे इनकॉर्पोरेट करके खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। अक्षय और अंकित को लगा कि ये तो उनसे नहीं हो पाएगा। पहला स्टेप था एक बिजनेस आइडिया ढूंढ कर लाना। अब क्योंकि उन दिनों आईपैड नया नया मार्केट में आया था तो अक्षय और अंकित ने डिसाइड किया कि वो इसके लिए एक डेली न्यूज एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। उनके पास प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए सिर्फ 4 दिन का टाइम था। दोनों लड़के सारा दिन यूनिवर्सिटी कैफे में रहते थे। वो रोज वहाँ पर 10 घंटे बैठकर अपने आइडिया पर डिस्कस करते थे। आइडिया काफी अच्छा था। उन्होंने देखा कि लोग कॉफी पीते हुए न्यूज पढ़ना पसंद करते थे, तो उन्होंने प्रोटोटाइप क्रिएट किया और एक आईपैड सेटअप किया। अब कोई भी आने जाने वाला उनके एप्लीकेशन के थ्रू न्यूज ब्राउज कर सकता था। अक्षय और अंकित ने लोगों को ऐप यूज करते देखा और यूजर्स का रिस्पॉन्स सुनते रहे। उन्हें तुरंत इंटरफेस के ड्रॉबैक नजर आ गए। इस फीडबैक की वजह से उन्हें प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिली। अक्षय ने यूजर रिसर्च पर फोकस किया जबकि अंकित ने एप्लीकेशन पर न्यू अपडेट्स कोड किए। एक दिन में ही वो लोग 100 चीजें चेंज कर देते थे। इतने एफर्ट्स डालकर उन्होंने डेली न्यूज ऐप को और भी ज्यादा आसान और स्मूथ बना दिया था। अपने फर्स्ट डे में उन्हें कुछ ऐसे कमेंट मिले, दिस ऐप इज यूजलेस, बेकार एप्लीकेशन बनाई है। और बाद में वही यूजर्स पूछने लगे, क्या ये ऐप आईपैड में पहले से मौजूद है? अक्षय और अंकित के इस हार्डवर्क का रिजल्ट है पल्स न्यूज, जो कि एक ब्रिलियंट न्यूज रीडर है जो सारे मेजर एप्लीकेशंस को कवर करता है। कुछ महीने के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में खुद पल्स न्यूज को प्रेजेंट किया और ये एप्पल स्टोर हॉल ऑफ फेम के ओरिजिनल 50 ऐप्स में से एक बन गया। बाद में अक्षय और अंकित ने पल्स न्यूज लिंक्डइन को $90 मिलियन में बेच दिया। तो ये सब उन्होंने किया कैसे? अक्षय और अंकित ने कैसे प्लानिंग को सक्सेसफुली एक्शन में ट्रांसफॉर्म किया? तो सबसे पहले उन्होंने डू समथिंग माइंडसेट को अडॉप्ट किया। दोनों ने लॉन्चपैड कोर्स की रिक्वायरमेंट से आगे सोचा। सेकंड, दोनों ने जितना जल्दी हो सके एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लिया। उन्होंने जो भी किया अफोर्डेबल वे में और फास्ट किया। तीसरा, उन्होंने पोटेंशियल कस्टमर्स का फीडबैक लिया और उनकी जरूरत को समझा। चौथा, उन्होंने और भी ज्यादा इफेक्टिवली इनोवेशन करने के लिए टाइम लिमिट का सही तरीके से इस्तेमाल किया। इन दोनों यंग मैन ने शो करा दिया कि राइट एक्शन कैसे लेना है। कभी कभी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस एनालिसिस के चक्कर में फंस जाते हैं। लोग प्लानिंग स्टेज में ही बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। उन्हें प्लान की इफेक्टिविटी मालूम नहीं होती क्योंकि वो इसे लॉन्च करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जैसा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर बल लगाकर उसे गतिशील नहीं किया जाए। तो यहाँ पर आपको इस डमनेस से, इस स्टिलनेस से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो प्लानिंग से आगे बढ़िए। एक प्रोटोटाइप क्रिएट कीजिए और लॉन्च कीजिए। अपने कस्टमर से वैल्यूएबल फीडबैक लेना बिल्कुल ना भूले और जैसे जैसे प्रोडक्ट चलता जाए उसे अपग्रेड करते रहे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला इतना है कि इस समरी में आपने क्रिएटिव कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ा। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं जब हम किसी चीज के लिए एक नया सोल्यूशन या आइडिया लेकर आते हैं और उस आइडिया को रियल में अप्लाई भी करते हैं जिससे कि हमारी और बाकियों की जिंदगी बेहतर बन सके। सोचिए अगर डग ने MRI मशीन रीडिजाइन ना की होती तो क्या होता? अगर एम्ब्रास टीम मार्केट में अपना डिवाइस लॉन्च ना करते तो? और अगर अक्षय और अंकित पल्स न्यूज प्रोटोटाइप के साथ ही रुक गए होते तो क्या होता? तो दुनिया इन ब्रिलियंट आइडियाज का फायदा कभी ना उठा पाती। इसीलिए हम क्रिएटिव कॉन्फिडेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्योंकि आप चाहे तो अपने काम में एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी को भी सुधारिए। आपने समरी में एम्पैथी और ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के बारे में जाना, तो इस बारे में रिसर्च करो एंड यूजर से इंटरैक्ट करो और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। इससे आप दिल लगाकर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने में कामयाब होंगे। आपको सीखना होगा कि फेलियर के डर को अवॉइड करके लर्निंग प्रोसेस को कैसे स्पीड अप किया जाए। एक टाइम में एक ही स्टेप लीजिए। आपके रास्ते का हर चैलेंज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आप अपने गोल के और भी क्लोज आ जाएंगे। आप जितनी जल्दी फेल होंगे उतनी जल्दी ही सीख पाएंगे। यानी सक्सेस का एक ही सीक्रेट है कि जितनी बार ट्राई करेंगे और जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे।
आपने इस समरी में सीखा कि अपने अंदर वो स्पार्क कैसे लाए जो आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया दे सके। चीजों को देखने का एक डिफरेंट तरीका सोचिए और एक्सप्लोर कीजिए। हमेशा सवाल पूछिए, बने बनाए रूल्स को चैलेंज करना सीखिए। आपको सीखना होगा कि प्लान्स को एक्शन में कैसे बदला जाए। सिर्फ प्लानिंग स्टेज में मत अटके रहो। एक प्रोटोटाइप क्रिएट करो, उस पर इमीडिएट फीडबैक लो और जरूरी सुधार करो। उम्मीद है कि ये समरी आपको और भी ज्यादा क्रिएटिव फील कराएगी। अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, जो चीज आपको डराती है उसका डटकर मुकाबला कीजिए, नए आइडियाज सोचिए और एक्शन लीजिए। खुद पर यकीन रखिए, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो क्रिएटिविटी है, वो सब कुछ है जिससे कि इस दुनिया को आप बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करा सके। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आपकी जो जर्नी है दुनिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की, क्रिएटिविटी से और आगे बढ़ने की, कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें क्रिएट करने की, जैसा कि समरी में बहुत सारे लोगों ने किया, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लग जाइए मिशन पर और उसी के साथ ये जरूर बताइए कि समरी आपको कैसी लगी और इस समरी की कौन सी वो कहानी है, कौन सा वो पार्ट है जिसने आपको इंस्पायर किया कि बस अब नहीं देर, मतलब अब तो एक्शन लेना है और बस मिशन को कंप्लीट करना है। तो वो सब शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ किस बारे में आगे जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार तो कहने में, शेयर करने में नो देरम देरी, बिंदास आप हमारे साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।